तूफान से पहले चारों ओर भारीपन छा गया था। मालवा का इलाका पठारी जमीन जैसा सूखा और रूखा था। हर वक्त चारों तरफ लाल धूल उड़ती रहती थी। इन सब के बीच बस यहीं एक जगह थोड़ी शांत थी। जमुना तालाब के पास दिन के उजाले में कोई भी आदमी डर के मारे तालाब के पास नहीं जाता था। उस गांव में अब तक बिजली नहीं आई थी। गर्मियों के दिनों में ऐसे ही एक अंधेरे घर में टिमटिमाती एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में बैठना शुभम को सहन नहीं हुआ और वो चिढ़कर बोला, ओहो, मैं इस अंधेरे में और नहीं रह सकता। उफ, रामचरण को रहने दो या मैं तो चला उस तालाब के पास। ये कहकर उसने टॉर्च जलाई और कच्चे रास्ते पर खेत की ओर बढ़ गया। खेत पार करने के बाद ही जमुना तालाब आता है। जिस दिन वो आए थे, रामचरण ने उन्हें बार बार समझाया था, जमुना तालाब की तरफ मत जाना, मगर शहर के लोगों में डर कम होता है। खेत के बिचे की पगडंडी पे चलने लगे। टॉर्च की रोशनी में बहुत दूर तक नहीं देखा जा सकता। भाद्र महीने की सड़ी हुई गर्मी में भी खेत पर धुंध के गाढ़े गाढ़े गुच्छे जमा हो गए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से बादल के टुकड़े टूट के जमीन पे गिर पड़े हों। टॉर्च की रोशनी बीच में ही रुक जा रही थी। कुछ दूर आगे जाते ही एक ठंडी हवा खेत के बीच से होते हुए निकल गई। साहिल ने हाथ बढ़ाकर कहा, उधर जमुना तालाब है। और वे उधर की ओर ही बढ़ गए। उनको सोचा था कि जमुना तालाब में कम से कम कमल के फूल तो दिखा देंगे, लेकिन तालाब के काले पानी में एक भी जलकुंभी का पत्ता तक नहीं मिला। उस तालाब का बिल्कुल काला और पारदर्शी पानी। वे एक पेड़ के नीचे टेक लगाकर बैठ गए और मजे से सिगरेट की कष्ट लेने लगे। तभी शुभम अचानक उठ खड़ा हुआ और तालाब के दूसरी ओर इशारा करके पूछने लगा, अरे वो क्या है? समर और साहिल उठकर शुभम के पास सट के खड़े हो गए। अब उनकी नजर एक अजीब चीज पर टिकी थी। एक ऊंचा इंसानी आकार जैसी कोई चीज और उसके सिर के पास किसी झंडे जैसी कोई चीज हल्की हवा में धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस कुंभ अंधेरी रात में तीनों के दिल में डर समा गया था। इन तीनों दोस्तों में सबसे ज्यादा निडर था शुभम। वो तालाब के किनारे किनारे चलने लगा। पीछे से साहिल बोला, अरे शुभम, रुक जा, उधर कहाँ चला? ये जगह अच्छी नहीं है। शुभम पीछे मुड़कर छोटी अंगुली दिखाते हुए बोला, कुदरत का बुलावा आया है भाई, आता हूं, मैं अभी हल्का होकर आता हूं। मगर उसके लिए उधर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर मैंने उस चीज को नहीं देखा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। समर और साहिल भी शुभम के पीछे पीछे चलने लगे। तालाब के आसपास नागफनी, मनसा और धतूरे की झाड़ियों वाला जंगली इलाका था। वहां सांप बिच्छू हो सकते थे, मगर शुभम को जरा भी डर नहीं था। वो उस आकृति के पास जाकर टॉर्च की रोशनी डालकर ध्यान से देखने लगा। तालाब के किनारे एक बीजुका खड़ा था और उसके सर पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा अटक गया था। उस दूर से देखने पर झंडे की तरह लग रहा था। शुभम बिना कुछ कहे सीधा उस बीजुके के सामने ले गया। उसके चारों ओर टॉर्च की रोशनी घुमाकर देखा। अरे रे रे, ये हमारी तरह ही सिंगल है। और फिर वहीं पर टॉयलेट कर दिया। पीछे से साहिल बोला, तुझे और कोई जगह नहीं मिला? क्यों रे, ये तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? समर और साहिल हंसते हुए फिर से उस पेड़ की ओर लौटाने लगे। अचानक धप की आवाज सुनकर वे पीछे मुड़े और देखा कि शुभम जमीन पर गिरा पड़ा है। उसका चेहरा उसके बीजुके की तरफ था और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। दोनों भागते हुए उसके पास पहुंचे। अंधेरा इतना घना था कि साफ साफ कुछ दिख भी नहीं रहा था। शुभम के पास पहुंचकर उन्होंने उसका कंधा झकझोरते हुए कहा, शुभम, तू ऐसा क्यों कर रहा है? कांपते हुए बीजुका के पीछे झाड़ियों की ओर इशारा करता है। वहां से दो आंखों की रोशनियां उनकी ओर घूर रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर पड़ रही थी।
साहिल फुसफुसाकर बोला। भाई यहाँ से चल, भागना पड़ेगा हमें। इस जगह पर वैसे भी लोग नहीं है। कितनी घटाएं घटती हैं ये सब जगह में। यहाँ सब कुछ शहर की तरह नहीं है। मैंने तो पहले ही मना किया था। जल्दी चल, जल्दी चल। खुले मैदान के बीचों बीच से वे तीनों भागने लगे। शुभम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बिजुका के पीछे से एक महिला की आकृति जमे से करीब 2 साल ऊपर हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। साहिल के मुंह से एक दबा दबा सा कराह निकल पड़ा। उस दृश्य को देखकर उन तीनों के हाथ पांव डर से कांपने लगे। उस महिला आकृति की आंखें पीली थी और उसके मुंह से सांप जैसी हिस्स हिस्स आहट निकल रही थी। अंधेरे में किसी तरह दौड़ते दौड़ते वे मैदान के बीच में आकर रुके। वहां से तालाब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि उनसे करीब 10 हाथ की दूरी पर वही महिला आकृति झूल रही है और उसके ठीक पीछे बिजुका खड़ा है। शुभम छींकते हुए दौड़ने लगा। हाफते हाफते वे तीनों घर में आए और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रामचरण उन्हें देखकर चौंकते हुए बोला, अरे कहाँ गए थे तुम लोग? जो जमुना तालाब के पास। तभी हरिचरण का चेहरा सफेद पड़ गया। वे लोग कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके लेट गए। डर के मारे पूरी रात कमरे में लालटेन जलाए रखा। हालांकि रात को और कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर हरिचरण बहुत ही गंभीर हो गया था। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली तो सूरज चढ़ चुका था। कल ही यहाँ से निकलते हैं। यहाँ इस तरीके से रहना ठीक नहीं है। छुट्टी पूरा बर्बाद। ठीक बोला तुमने, भी चल आसपास घूम के आते। मेरा सर दर्द कर रहा है। वे लोग बाहर जाने लगे, तभी हरिचरण ने पीछे से उन्हें बुला लिया। सुनो तुम लोग मेरी बात। कल तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता। वो श्रापित जमीन है तालाब के पास। तालाब के पास वो जमीन खाली रहने का कारण है वो जमुना डायन का तालाब है। तालाब के पास जो बिजुका है उसके नीचे ही उसे जिंदा गाड़ दिया गया था। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। आज की रात कुछ भी घट सकती है। ये बात तीनों के कानून तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई भी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। हरिचरण को टॉयलेट करने की घटना मालूम नहीं है, फिर भी इतना डर रहा है। कल रात हम लोगों ने जो देखा वो बात अगर पता होती तो। वो खिड़की से बाहर देखता है। वहां दिन का उजाला कम हो चुका था। आज तो शाम हो चुकी है, कल सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे। वे गांव की सूखी पगडंडी पर चल रहे थे। सूरज की रोशनी अब काफी कम हो चुकी थी। चलते चलते वे अनजाने में उस खाली खेत के किनारे आकर खड़े हो गए थे। आसमान में लाल रंग छाया हुआ था। नारंगी रंग के बादल चलते हुए दिखाई दे रहे थे। जमुना डायन को तुम जानते हो? घर घराती आवाज को सुनकर वे पीछे मुड़े और देखा कि गंदे कपड़े पहने एक आदमी उनके पीछे खड़ा था। जमुना मेरी बेटी है। क्या तुमने उसे देखा? अपनी बेटी को डायन क्यों बोल रहे हो? सब ऐसा ही बोलते हैं। उस तालाब के पास उसे मार कर काट दिया था। तांत्रिक बुला के बिजुका बैठा दिया ताकि मुक्ति ना पा सके मेरी बेटी। कौन आपकी बेटी को कौन मारा है? इस गांव के लोगों ने। मैं पूरा दिन वहां बैठा रहता हूँ, कितना बुलाता हूँ लेकिन वो नहीं आती। वो आदमी खेत के बीच से होते हुए तालाब की ओर चला गया। इसका अंत तो मैं देख के ही छोड़ूंगा। शुभम दौड़ते हुए उस आदमी के पीछे भागा। अरे शुभम रुक जा, उधर मत जा। आदमी के पास पहुंचकर उसने कहा, हम लोगों ने कल रात को आपकी बेटी को देखा है। आदमी की आंखें अब चमचमाती हुई आग की तरह लाल हो चुकी थी। उसे तुम लोगों ने परेशान किया। जमींदार के लोग हो तुम। उसे फिर से दर्द देने के लिए बंदी बनाना चाहते हो, है ना? वे तीनों समझ गए कि उस आदमी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बिना कुछ और कहे वे घर की ओर बढ़ गए। शाम बीत चुकी थी और अब रात के 9:09 बज रहे थे। हरिचरण ने रात का खाना घर में ही दे दिया था। समर और साहिल तो चुके थे, लेकिन शुभम की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। उसने देखा कि हल्की हल्की बारिश गिर रही थी।
गांव को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद को अंधेरे की चादर ओढ़ कर छिपाने की कोशिश कर रहा हो। शुभम अपने बिस्तर पर लौटने ही वाला था कि उसने अचानक खिड़की के बाहर एक आदमी को खड़ा देखा। वो आदमी खिड़की के बाहर खड़ा होकर हाथ हिला हिलाकर उन्हें बुला रहा था। शुभम सम्मोहित होकर जल्दी से दरवाजा खोलकर घर के बाहर निकल गया। वो आदमी उसे देखकर दौड़ने लगा। शुभम भी उसके पीछे दौड़ने लगा। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली तो समर और साहिल ने देखा कि शुभम घर में नहीं है। सुबह उठकर देखा, दरवाज़ा खुला था और पूरे घर में पैर के निशान थे। शुभम शुभम नहीं मिल रहा है। पता था मुझे, जमुना डायन बुलाकर ले गई है। जमुना मरी थी 150 साल पहले। उसके पिता उस तालाब में डूबकर मार गए थे। तालाब के पास जाकर तुम लोगों ने उसे जागृत कर दिया है। अभी देखो क्या क्या होता है। वे दौड़ते दौड़ते तालाब के पास पहुंचे और देखा शुभम का शरीर तालाब के पानी में उल्टा तैर रहा था। बिजुका वैसे ही खड़ा था। चारों ओर कोई नहीं था। एक ठंडी हवा घूमते हुए तालाब के पानी में तरंगे बनाकर फिर से गायब हो गई। समर और साहिल वही खड़े होकर अस्थिर हो गए। उस तालाब की भूतनी फिर से जीवन लेकर अपने स्थान पर लौट आई थी। सारी घटना सुनकर रघु और मोहन बोल उठते हैं, सच में मनोहर चाचा, आपके जीवन की घटनाएं एक से बढ़कर एक और बहुत ही ज्यादा भयानक होती हैं। अगले दिन एक और कहानी सुनने के लिए तैयार रहना।